नमस्कार दोस्तों, जहाजी स्टडी आई में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले के क्लास में जो हमने वाच्य प्रकरण पढ़ा था, अर्थात अनुवाद बनाने में जो हमें सहायक होता है उसके बारे में पढ़ा था। अब हम उससे आगे चलते हैं, जो और भी बहुत सारे नियम हैं संस्कृत अनुवाद के नियम, जिससे हमें और भी आसानी से अनुवाद को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें छोटे से छोटे नियम से चलते हैं और आगे बड़े बड़े नियम आएंगे। तो अनुवाद के लिए सबसे पहले हमें जरूरी होता है क्रिया, उसके बाद विभक्ति, वचन, पुरुष। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ती है। अगर इसके सारे कुछ हमें पता रहे, अब क्रिया में सकर्मक और अकर्मक, विभक्ति में 7 विभक्ति। अब 7 विभक्ति के अनुसार कह सकते हैं हम कारक का 7 भेद। वचन 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष 3 पुरुष, अर्थात प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, इतना चीज अगर हमें पता है तो हमें अनुवाद बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इससे पहले जो इसके नियम होते हैं, इसके जो भेद हैं, उसके ऊपर चलते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले छोटे से चलते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले नियम हमारा कहता है कर्ता का मुख्य रूप से हमें ध्यान रखना है। क्योंकि अनुवाद उसी के ऊपर बनेगा। यदि कर्ता रहेगा ही नहीं, कर्ता कर्म ये सब रहेगा ही नहीं, तो अनुवाद बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कर्ता के ऊपर चलते हैं। तो कर्ता यदि प्रथम पुरुष, हमने अभी तुरंत बताया पुरुष कितने होते हैं, 3 पुरुष होते हैं। तो कर्ता यदि प्रथम पुरुष एक वचन में हो, तो क्रिया को किसके अनुसार बदलेंगे? यह चीज हमने भी ये कल भी बताया था। अगर कर्तृवाचक है तो क्रिया को हम कर्ता के अनुसार बदलते हैं। तो यहां कहता है यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में हो तो क्रिया को हम प्रथम पुरुष एक वचन में बदल देते हैं। एक वचन में बदलते हैं। ठीक है, यदि कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन में रहेगा। ठीक है, अब अनुवाद के रूप में देख लीजिए कैसे। सीधा है, एक साधारण सा अनुवाद लेते हैं, राम जाता है। यहां पर 2 ही चीजें, एक कर्ता है, क्रिया है। कर्म इसमें है नहीं, कहां जाता है इसका हमें ये पता नहीं है, सिर्फ यहां पर कर्ता है और क्रिया है। ठीक है, अब कर्ता कौन है? जाने वाला, अर्थात जाना जो है यह क्या है? क्रिया है। राम क्या है? जाने वाला, अर्थात करने वाला, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ता। अब राम सिंगल पर्सन है, एक वचन, अर्थात यह सिंगल है तो एक वचन है। तो इसलिए इस क्रिया को भी हम कहां रखेंगे? एक वचन में ही रखेंगे। क्रिया को भी हम एक वचन में ही रखेंगे। जैसे रामः गच्छ। ठीक है, जाना का होता है गच्छ। अब क्योंकि यहाँ पर राम प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया को भी हम प्रथम पुरुष एक वचन, गच्छ का प्रथम पुरुष एक वचन वर्तमान काल, क्योंकि यहाँ जाता है, अभी जा रहा है, वर्तमान काल लट लकार। ठीक है, वर्तमान काल लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन ती, रामः गच्छति। ठीक है, सिंपल सा उदाहरण है, राम जाता है तो रामः गच्छति। यहीं पर अगर रहता कर्ता यदि प्रथम पुरुष द्विवचन में है, तो क्रिया को हम कहां रखेंगे? प्रथम पुरुष द्विवचन में रखेंगे। यदि वर्तमान काल में है तो वर्तमान काल में, भूतकाल में है तो भूत में, भविष्य में है तो भविष्य में, या अनुज्ञा है तो अनुज्ञा, उसके अनुसार हम इसको बदलते चले जाएंगे। ठीक है, ये था हमारा पहला नियम। अब इसी के बाद दूसरा नियम जो है हमारा कर्ता के ऊपर ही बनता है। ठीक है, तो इसका समझ गए, एक वचन अर्थात कर्ता एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, तीनों में से कोई से भी रहेगा तो क्रिया को हम कहाँ रखेंगे?
उसी के अनुसार बदलेंगे। अर्थात कर्ता प्रथम पुरुष तो क्रिया भी प्रथम पुरुष, कर्ता एक वचन तो वो भी एक वचन, द्विवचन तो क्रिया भी द्विवचन, कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। ठीक है। अब दूसरा नियम, यदि कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन में हो तो क्रिया को हम मध्यम पुरुष एक वचन में बदल देते हैं। मध्यम पुरुष एक वचन में बदल देते हैं। जब कर्ता प्रथम पुरुष था तो क्रिया को हमने प्रथम पुरुष में रखा। यहीं पर जब कर्ता मध्यम पुरुष में आएगा, मध्यम पुरुष कौन सा होगा? त्वम, युवाम, यूयम। त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है। अर्थात इसके साथ क्या लगेगा? सी, थ, थ। इसके साथ क्या लगेगा? सी, थ, थ। ठीक है। सी, थ, थ। ठीक है। इसके साथ इसका प्रयोग होता है। अब इस पर अनुवाद हम देख लेते हैं। तुम विद्यालय जाते हो। तुम विद्यालय जाते हो। ठीक है। यहां पर इसलिए मध्यम पुरुष ये तुम, ये अनुज्ञा का दिया गया है। ठीक है। तुम विद्यालय जाते हो, तुम का क्या हो जाता है यहां पर? त्वम। जाने वाला तुम है, ये हो जाएगा आपका क्रिया। देख लीजिए, ऐसे में समझ में आसानी से आ जाएगा। जाता है अर्थात जाते हो, ये हो जाएगा जाना, क्रिया हो जाएगा। जाने वाला तुम है अर्थात ये कर्ता हो जाएगा। और कहाँ जाना है? विद्यालय जाना, ये क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। ठीक है। अब इस पर जो हम अनुवाद बनाएंगे, तुम का हो जाता है आपका तुम, विद्यालय ये प्रथम पुरुष एक वचन, विभक्ति के अनुसार देखें तो प्रथमा विभक्ति कर्ता, कर्म कल भी बताए थे द्वितीय विभक्ति, विद्यालयम। जाना का होता है गच्छ। अब गच्छ के साथ हमें किसका प्रयोग करना है? सी का प्रयोग करना है। तो हम विद्यालयम गच्छसि। ठीक है। यहीं पर तुम दोनों विद्यालय जाते हो तो तुम दोनों के जगह पर क्या हो जाता है? युवाम, विद्यालयम। अब यहां पर सी के जगह पर थ हो जाता है, गच्छ थ। तुम लोग विद्यालय जाते हो तो क्या हो जाएगा? यूयम, विद्यालयम, गच्छत। ठीक है। सबका अलग अलग, जिस प्रकार हम कर्ता को बदलेंगे उसी प्रकार हम उसके अनुसार हम क्रिया को बदल देते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा अनुवाद का दूसरा नियम। ठीक है। अब इसके अलावा हम चलते हैं अनुवाद के तीसरे नियम पर। अब देख लीजिए, प्रथम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। आपको समझ आइएगा कि तीसरा नियम किसके ऊपर चलेगा? उत्तम पुरुष के ऊपर चलेगा। तीसरा नियम किसके ऊपर चलेगा? उत्तम पुरुष। ठीक है। यदि कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन में हो तो क्रिया को हम उत्तम पुरुष एक वचन में रखते हैं। ठीक है। यदि कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन में हो, उत्तम पुरुष एक वचन मतलब एक वचन अहम। ठीक है। तो क्रिया को भी हम उत्तम पुरुष के एक वचन में रखेंगे अर्थात आमी। जब द्विवचन में होगा आवाम, क्रिया हो जाएगा आवह। यहां कर्ता बहुवचन में जाएगा वयम, वहां क्रिया किस में जाएगा? आमह, अर्थात वह भी
बहुवचन में जाएगा। ठीक है, अनुवाद के रूप में देख लीजिए, मैं विद्यालय जाता हूं। मैं विद्यालय जाता हूं, जाने वाला मैं, कहाँ जाना है, विद्यालय जाना, समझ गया। ये तीनों क्या हो गया, ये मैं कर्ता हो गया, विद्यालय कर्म हो गया, जाना क्रिया हो गया। ठीक है, अब इस पर हम अनुवाद बनाते हैं। मैं का हो जाता है आपका अहम विद्यालयम, यहां जाना गच्छ, जब यहां एक वचन तो यहां भी एक वचन, आमी गच्छामी। ठीक है, क्या हो जाएगा, गच्छामी। ठीक है, और जब ये द्विवचन में होगा, यहां इसको भी द्विवचन में रखेंगे, ये बहुवचन होगा तो क्रिया को भी हम बहुवचन में रखेंगे। तो ये सिर्फ प्रथम पुरुष। अब एक जहां सिर्फ एक ही करता है, या तो उत्तम पुरुष में होगा, या मध्यम पुरुष में होगा, या प्रथम पुरुष में होगा। अब जहां दो कर्ता एक साथ होंगे, तीन कर्ता एक साथ होगा, तब हम क्या करेंगे, तब हम इसको कैसे बनाएंगे, तो उसका भी एकदम आसान सा तरीका है। ये आपका था तीसरा नियम। अब चौथा नियम देख लीजिए, यदि कर्ता प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में हो तो क्रिया को मध्यम पुरुष के द्विवचन में बदल देते हैं। अब देख लीजिए, अब जहां सिर्फ सिंगल करता है, सिंगल पर्सन है, वहां कैसे बनाना है वो तो हम समझ गए। जहां करता दो या तीन रहेगा, फिर उसको कौन से पुरुष में रखेंगे, कौन से वचन में रखेंगे, कौन सा विभक्ति लगाएंगे उसमें। ठीक है, अब देखिए, जैसे कहता है यदि कर्ता प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में हो, यदि कर्ता प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में हो तो क्रिया को हम कहाँ रखेंगे, तो क्रिया को हम रखेंगे मध्यम पुरुष के द्विवचन में। कहाँ रखेंगे, द्विवचन में, क्योंकि कर्ता दो है, द्विवचन में चला गया कर्ता, तो क्रिया को स्वाभाविक है हम उसको द्विवचन में रखेंगे। लेकिन किसके द्विवचन में रखेंगे, तो मध्यम पुरुष के द्विवचन में रखेंगे। ठीक है, जैसे सीता और तुम कहाँ जाते हो, सीता और तुम कहाँ जाते हो। अब देख लीजिए, दो कर्ता सीता भी है और तुम भी है, अर्थात ये दोनों जाने वाले हैं। कहाँ, अब कहाँ तो ये कर्म हो गया, ये कर्म हो गया, जाना तो क्रिया है ये। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, कर्ता। ठीक है, कर्ता। तो इसको किस प्रकार रखेंगे, तो हमने कहा जब बदलेंगे तो क्रिया को हम मध्यम पुरुष के द्विवचन में बदलेंगे, तो तब तक इसको कैसे बनाएंगे, सीता त्वमश्च, कहां का होता है, कुत्र, कुत्र। अब जाना का होता है गच्छ। अब हमने कहा था कि क्रिया को हम मध्यम पुरुष, जब यहाँ पर दो है अर्थात कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया को भी हम द्विवचन में रखेंगे, तो किसके, मध्यम पुरुष के द्विवचन में। तो मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या है, थः, क्या हो जाएगा, थः, गच्छथः, अर्थात सीता त्वमश्च कुत्र गच्छतः। कहाँ का संस्कृत होता है कुत्र, जाना का गच्छ, यहाँ द्विवचन लगाना है इसलिए था। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो दो का था इसलिए हमने दो का भी समझ लिया। अब जब कर्ता तीन रहेगा, जब कर्ता तीन रहेगा तब कैसे हम बनाएंगे, अब देख लेते हैं। जब ये तो था प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष, तो इसी प्रकार जब कर्ता प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष में होगा तो क्रिया को भी हम
उत्तम पुरुष के द्विवचन में रखेंगे। अब जब कर्ता हमारे 3 होंगे, यदि कर्ता प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में हो, उत्तम पुरुष में हो तो क्रिया को उत्तम पुरुष के बहुवचन में बदल देते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा, यदि कर्ता प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों में हो तब क्या करेंगे, तो क्रिया को हम उत्तम पुरुष के बहुवचन में बदल देंगे। अनुवाद में देख लीजिए, राम, तुम और मैं, 3 है। राम यह हो गया प्रथम पुरुष, ये हो गया मध्यम पुरुष और ये हो गया उत्तम पुरुष, ठीक है। तो ये तीनों करता है एक साथ। अब तीनों करता है एक साथ, मैं विद्यालय जाते हैं, राम, तुम और मैं विद्यालय जाते हैं, ठीक है। अब सबको अलग अलग लिखेंगे। पहले राम त्वमश्च अहम, कहाँ जाना है, विद्यालयम। कर्म हमेशा वैसा ही रहेगा, कर्म में कोई बदलाव नहीं आएगा, वह द्वितीय विभक्ति में ही आएगा, विद्यालयम। अब यहाँ पर 3 है, अर्थात 2 से अधिक है तो बहुवचन। तो क्रिया को हम कहाँ रखेंगे, बहुवचन में तो रखेंगे, लेकिन किसके बहुवचन में रखेंगे, उत्तम पुरुष के बहुवचन में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, गच्छामः, ठीक है। क्या हो जाएगा, गच्छामः, ठीक है। 3 क्रिया एक साथ हो, कर्ता एक साथ हो तो क्रिया को हम उत्तम पुरुष के बहुवचन में रखेंगे, चाहे वह किसी भी विभक्ति में क्यों ना हो, उस क्रिया को हम उत्तम पुरुष के बहुवचन में ही रखते हैं। तो ये भी हम समझ गए, 3 कर्ता, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब इतना जो हम लोगों ने अनुवाद बनाई है सभी वर्तमान काल का था, ठीक है। अगर अब हम भूतकाल का अनुवाद देखते हैं, भूतकाल में अनुवाद बनाते हैं तो उसको कैसे होगा, उसका कैसे होता है, तो देखिए, भूतकाल में अनुवाद बनाने के लिए अब भूतकाल में जब हम अनुवाद बनाएंगे तो उसमें हम लकार का प्रयोग करें। ये हमने कल वाच्य परिवर्तन, वाच्य जो पढ़ाया था उसमें भी हमने बताया था, ठीक है। के लिए यदि क्रिया, हर एक अनुवाद में क्रिया का अहम योगदान होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। क्रिया के भूतकाल का रूप याद न हो तो भूतकाल के क्रिया में लट लकार के साथ अस्म लगाकर अनुवाद को पूरा किया जाता है। अब जब हमें लकार याद रहेगा, लकार नहीं याद रहेगा ये तब की बात है, जब हमें लकार याद रहेगा तो इसमें हम कल बताए थे कौन सा लकार लगता है, लंग लकार लगता है। कौन सा, लंग लकार लगता है। जब हमें लंग लकार ना याद नहीं हो
तब हमें इसमें क्या करना होगा, लट लकार, अर्थात यह जो लट लकार आता है वो वर्तमान काल में आता है, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। वर्तमान काल के लकारों का उपयोग करके उसके साथ अस्म का प्रयोग कर लेना चाहिए, उसके साथ अस्म का प्रयोग कर लेना चाहिए। अगर अस्म का प्रयोग हम कर लेते हैं तो वह अनुवाद हमारा भूतकाल के अनुसार सही हो जाता है। जैसे राम विद्यालय जाता था अर्थात भूतकाल। ठीक है, अब मान लीजिए जाता था, इस था भूतकाल का जो क्रिया है उसका हमें लकार याद नहीं है। ठीक है, लकार याद नहीं है तो कैसे बनाएंगे, राम विद्यालयम। अगर याद नहीं रहेगा तो क्या करना, सबसे पहले लट लकार, गच्छ के साथ लट लकार, ती गच्छति, इसके साथ किसका प्रयोग करना है, अस्म का प्रयोग करना है, राम विद्यालयम गच्छति अस्म। ठीक है, अर्थात लट लकार वर्तमान काल के साथ हमें अस्म का प्रयोग कर लेना चाहिए, जिसके कारण क्या हो जाता है, भूतकाल का जो अनुवाद होता है वह पूरा हो जाता है। इसमें उसके बाद फिर हमें लंग लकार की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब लंग लकार कौन सा, तामन औतम तो आनी आव आम। ठीक है, ये जाता था अगच्छत अगच्छताम अगच्छन। ठीक है ना, यही वाला है लकार। हम पांचों लकार, जितने भी लकार प्रयोग में आते हैं वह सभी लकार हम आपको बता चुके हैं धातु रूप के माध्यम से। ठीक है, तो ये हो गया भूतकाल का। अब इसके अलावा जो हम आपको बता रहे हैं यह सब चीज पहले मैंने आपको लिखा दिया है, इस वीडियो में बता दिया है, तो ये सभी चीज समझने के लिए आपको वो वीडियो देखना अति आवश्यक होगा। जैसे कि विभक्ति के अनुसार संस्कृत में कितने विभक्ति होते हैं, 7 विभक्ति होते हैं, वैसे होते हैं 8, लेकिन 8वां विभक्ति है जो वो प्रथमा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला कर्तरी प्रथमा, कर्ता कारक में हमेशा हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। दूसरा कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तीसरा करने तृतीया, करण कारक, जहां करण कारक का उपयोग होगा वहां हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम अब कहें हम पहचानेंगे कैसे, तो उसके चिन्हों से पहचानेंगे, हम कारक के चिन्हों से पहचानेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है आपका कि कारक जहां पर जिस कारक का उपयोग होना चाहिए वहां पर उपयोग ना होकर दूसरे कारक में भी उपयोग हो जाता है। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, रात को वर्षा होगी या आज रात को वर्षा होगी, यहां पर इस वाक्य में होना चाहिए था, आज रात में वर्षा होगी, लेकिन यहां पर में को हटाकर को कर दिया गया, अर्थात कर्म कारक को ले आया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, इसके अनुसार किस नियम के अनुसार हम कारक को बदलेंगे वह सभी चीज बताया जा चुका है। ठीक है, तो अब करने तृतीया, करण कारक में तृतीय विभक्ति, संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति, अपादाने पंचमी, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति। एक चीज ध्यान रखिएगा, करण कारक और अपादान कारक दोनों का चिन्ह सेम है, लेकिन एक से हमें यह पता चलता है कि जोड़ना, ठीक है, और दूसरे से हमें पृथक करना अर्थात अलग करना होता है। अर्थात पांचवा विभक्ति जहां लगेगा उसमें हम ऐसा याद रखेंगे कि कोई किसी चीज से अलग हो रहा है, और तृतीय विभक्ति में हम ये याद रखेंगे कि हमारे क्रिया करने में जो हमें मदद कर रहा है अर्थात हमसे जुड़ा हुआ है वह तृतीय विभक्ति, और जो अलग हो रहा है वह पांचवा विभक्ति। अपादाने पंचमी, संबंधे खष्टी, संबंध कारक में खष्टी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अधिकरणे सप्तमी, अब जो संबोधन है संबोधने फिर से चला जाता है प्रथमा में, तो इसके अनुसार हम 7 विभक्ति। ठीक है, अब वाच्य, वाच्य के अनुसार किस प्रकार हम वाच्य के अनुसार अनुवाद बनाते हैं यह हम इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में आपको बताया, तो इसके लिए आपको उस वीडियो को देखना जरूरी है। ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इतना ये था हमारा अनुवाद बनाने का। अब वचन जो है वो मैं आपको बताता हूं। वचन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो कर्ता हमारा जिस वचन में होगा क्रिया को भी हम उसी वचन में रखेंगे, यह भी चीज मैंने बता दिया। पुरुष, कर्ता जिस पुरुष में होगा क्रिया को भी हम उसी पुरुष में रखेंगे। ठीक है, अब क्रिया 3, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। जिसमें क्रिया होगा उसके अनुसार हम कर्ता के अनुसार ही हम उसको बदलते हैं। जैसे भी था ना, ये भूतकाल में है,
तो भूतकाल में हम लकार का प्रयोग करते हैं, विभक्ति के साथ लकार का भी प्रयोग करते हैं। और इसके साथ साथ हम जैसे अक्त प्रत्यय हो गया, अक्तवतु प्रत्यय हो गया, ये सभी चीज का जो भी तबियत प्रत्यय हो गया, प्रत्ययों के अनुसार जहां पर चाहिए का अर्थ होता है वहां तबियत, जिस वाक्य में चाहिए लगा हुआ है अंत में उसमें तबियत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इतना कुछ था अनुवाद का नियम। अगर आप ये समझ गए होंगे तो आपको अनुवाद बनाने में कहीं से कितना कठिन से कठिन अनुवाद क्यों ना मिल जाए, आप उसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, और अनुवाद बनाने का नियम यहीं पर समाप्त होता है। हम अपने आने वाले दूसरे वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।